देखो प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ना है 12th के लिए, तो उसके लिए पहले आपको 10th क्लास का थोड़ा सा बेसिक प्रोबेबिलिटी, 11th का जैसे सेट थ्योरी था जिसमें हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था कि इंटरसेक्शन क्या होता है, यूनियन क्या होता है, वो सब आपको आना चाहिए। और हम लोग सैम्पल स्पेस कैसे तैयार करते हैं ये भी थोड़े पता होना चाहिए। तो पहले मैं थोड़ा सा वो बता देता हूँ बेसिक। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रायिकता मतलब कि पॉसिबिलिटी, चांस कि किसी भी काम को होने के क्या नाम है, प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब उसके चांस कितने परसेंट होंगे, वो काम कितने उसमें हो सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी को हम लोग पीई का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। ठीक है, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, और जो समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी, वो क्या होता है? इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है इम्पॉसिबल इवेंट के लिए, और प्रोबेबिलिटी हमारी 1 होती है श्योर इवेंट के लिए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होती है, ठीक है, और 1 होती है श्योर इवेंट के लिए। उसके बाद आपने और इसमें पढ़ा था 10th क्लास में, एक तो ये पढ़ा था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, जिसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश लिख सकते हैं। उसका मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, और आपको यहाँ पे सैम्पल स्पेस बनाना आना चाहिए। जैसे कि अगर मान लो एक कॉइन को हम लोग एक बार उछालते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनता है हमारा? हेड और टेल। अगर हम एक कॉइन को 2 टाइम्स या फिर 2 कॉइन को उछालते हैं, दोनों एक ही बात होती है, तो इसका मतलब क्या होता है? सैम्पल स्पेस आपका हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और, ठीक है। उसके बाद अगर आप 3 कॉइन की बात करते हैं तो उसमें बनता है हमारे पास हेड हेड हेड, फिर देखो फर्स्ट पे टेल, फिर सेकंड पे टेल, फिर सेम ऐसे ही टेल 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 लिखेंगे, फर्स्ट पे हेड और सेकंड पे, उसके बाद फिर थर्ड पे। ठीक है, ऐसे अगर आप 4 टाइम्स लिखना चाहोगे तो वो भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब कि 2 एलिमेंट्स बनेंगे इसमें। यहाँ पे 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 एलिमेंट्स हैं इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, 2 की पावर 3 आपके पास 8, ऐसे ही आप इसका हिसाब लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा सेम ऐसे ही हमारा डाइस होता है। अगर आप एक बार उछालेंगे तो उसमें आएगा 1 2 3 4 5 6, फिर अगर आप 2 बार उछालते हैं तो उसमें आता है 1 1 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7, सॉरी 1 7 नहीं आता, 2 1 2 2 और 2 4 3 1 3 3 4 5 और 3 6 और फिर 4 1। एक बार तो इसे अपनी कॉपी में बना ही लेना है ना, वैसे तो वैसे भी पता लग जाता है इसके बारे में, मगर एक बार बना लेना। और 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 2 6 4 6 5 6 6। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इसके अंदर देखो कुछ खास बातें होती है। एक तो इसका सम कम से कम 2 हो सकता है, ज़्यादा 12 हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर ये जो डायगोनल्स होते हैं ये, इनका सम इक्वल होता है। ठीक है, मतलब इसका सम 2 है, इनका सम 3 है, इसका 4, इसका 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब सम 2 वाला एक ही एलिमेंट है, सम 3 वाले 2 एलिमेंट है, सम 4 वाले 3 एलिमेंट है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल डायगोनल होता था, तो प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे पास क्या आता है? इसको हम लोग बोलते हैं डबलेट।
इसको हम लोग बोलते हैं डबलेट, ठीक है ना। डबलेट हमारे पास क्या होता है, 6 होते हैं डबलेट, 1 1 2 2 3 3 4 4 हमारे पास डबलेट होते हैं। क्लियर है। अगर हम इस तरीके से डायगोनल करेंगे तो इनके डिफरेंस सेम होता है। जैसे देखो ये आपके पास 1 - 6 1 - 5 2 - 6, ये आपके पास पर्टिकुलर क्या आ रहा है, -4 आ रहा है। इस तरीके से मगर डिफरेंस का क्वेश्चन नहीं आता, सम के लिए क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके अलावा आपको कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए। कार्ड्स टोटल हमारे 52 होते हैं, जिसमें से 26 रेड और 26 ब्लैक होते हैं। इसके अंदर से हमारे पास 13 होते हैं हार्ट के और 13 होते हैं डायमंड के, ठीक है। और यहाँ पे आपके 13 होते हैं स्पेड्स और क्लब्स, ठीक है। 4 कार्ड हमारे होते हैं किंग, 4 होते हैं क्वीन, जैक और 4 होते हैं हमारे एस। यहाँ पे जो 4 कार्ड होते हैं वो 1+1+1+1 के मोड में अगर हम उसे देखें तो एक कार्ड हमारा हार्ट के अंदर होता है, एक डायमंड के अंदर, एक स्पेड के अंदर और एक आपका क्लब के अंदर, ठीक है। और ये जो हमारे होते हैं ऊपर से ये 12 ये हमारे होते हैं फेस कार्ड, ठीक है। इनका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। ये तो आपका 10th क्लास के लिए बेसिक रहेगा। उसके बाद फिर आपको 11th से जैसे आपने सेट्स थ्योरी पढ़ा था तो आपको वेन डायग्राम पता होनी चाहिए, क्योंकि वेन डायग्राम से ही आपको सारे फॉर्मूले याद रहेंगे, ठीक है। देखो जैसे कोई एक एलिमेंट ए है, ठीक है, और एक एलिमेंट आपके पास हम लिख लेते हैं 1 2 3, सपोज करो ए है, बी हमारे पास आएगा 3 4 7 8। एक यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में मैंने मान लिया एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 से लेकर के 9 तक के एलिमेंट है। अगर मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है तो कैसे बनेगा, पहले ए और बी के कॉमन एलिमेंट देखो क्या है, 3 है। फिर अभी इसको अगर मैंने ए लेट कर रखा है, इसको बी लेट कर रखा है, तो इसमें ए के बचे हुए एलिमेंट क्या हो गए 1 और 2, और बी के बचे हुए 4 7 8। अब 1 से लेकर के 9 तक जो यहाँ पे यूज हो गया उनको छोड़ के क्या बच गया 1 2 3 4 5 और 6 और 7 8 है और 9। तो मेरे पास ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ठीक है। हमारा वेन डायग्राम बनता है ऐसे। अब देखो इसके अंदर जैसे कि ए डैश, इसको बोलते हैं हम नॉट ए, ठीक है, या फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम बनता है कि ये अगर आपके पास ए है, ये यूनिवर्सल सेट है, तो इसके अलावा बाकी सारे पार्ट जो एरिया है वो हमारा इसमें आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इज इक्वल टू 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। उसके बाद देखो फिर एक आता है ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, जिसमें हम लोग कॉमन एलिमेंट लिखते हैं ना, जिसमें हम लोग कॉमन लिखते हैं, ठीक है। या फिर एंड का सेंस आता है कि कहीं एंड लिखा हुआ है या फिर बोथ लिखा हुआ है ना, तो वो एलिमेंट हम लोग लिखते हैं। जैसे कि अगर इन दोनों के लिए मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो कितना आएगा 3 आ जाएगा। और ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम कैसा बनता है, ये हमारे पास होता है ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये हमारा एलिमेंट ए है और ये बी है। फिर एक ऐसे आता है ए यूनियन बी। ए यूनियन में हम सभी एलिमेंट लिखते हैं मगर सेट के अंदर रिपीट नहीं होता, तो इससे रिपीट नहीं करना। और का सेंस आता है, ठीक है ना, इसके अंदर। या फिर एटलीस्ट वन ऑफ देम। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब कम से कम एक है उसके अंदर, तो एक से ज़्यादा हो सकता है और एक भी हो सकता है, वहाँ पे भी आपका ए यूनियन बी लगेगा। अगर हम इस वाले सेट की बात करें ए यूनियन बी की, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, सभी को लिखेंगे मगर रिपीट नहीं करेंगे। जैसे 3 दोनों में आ रहा है ना, तो 3 को लिखेंगे एक बार, 1 2 3 4 7 8, ये हमारा आ गया ए यूनियन बी, ठीक है। उसके बाद फिर इसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये हो गया ए, ये बी, तो ए यूनियन बी आपका टोटल पार्ट हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद एक आता है नाइदर ए नॉर बी, मतलब ना ही ए हो ना ही बी हो, उसका सिंबल होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये इक्वल टू क्या होता है, ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इक्वल टू ये प्रोबेबिलिटी लगा दो इस पर। अब डैश की प्रोबेबिलिटी 1 - प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, तो इसको क्या करोगे, ए यूनियन बी वाले एरिया को माइनस कर दोगे, तो ये वाला पार्ट आएगा इसके अंदर, ठीक है ना। अच्छा, इनसे भी हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो
एक लिख लेते हैं, ये बनता था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। वो हमारा ऐसे बनता था ना यूनियन वाले से, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब हो गया पूरा का पूरा पार्ट। अब उसमें अगर हम ए को ऐड करेंगे, ठीक है, और फिर बी को ऐड कर देंगे, तो ये वाला पार्ट 2 बार ऐड हो गया ना। तो अगर ए में बी में से अगर मैं एक बार इसको माइनस कर दूंगा तब मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ये हो गया फॉर नाउ। उसके अलावा एक आता है हमारे पास नॉट ए और नॉट बी। नॉट ए और नॉट बी में रहेगा ए डैश यूनियन बी डैश, वो इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी के होल डैश के, ठीक है ना। अब होल डैश का मतलब आप इसे 1 माइनस करोगे, अगर प्रोबेबिलिटी में लिखोगे तो प्रोबेबिलिटी फिर इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी वाले एरिया को हमें माइनस करना है। ए इंटरसेक्शन बी ये हमारा होता है, तो इसको छोड़ के बाकी सारा एरिया आपका, ठीक है। उसके बाद देखो क्या आता है हमारे पास, ओनली ए। ओनली ए में हमारे पास आता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको ए लिखता है, या फिर आप लिख सकते हो इसे ए माइनस का बी, ठीक है। इसका मतलब होता है क्या हमारा, इसका मतलब देखो पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। ये अगर मेरे पास ए हो गया, ये अगर हमारे पास बी हो गया, तो ओनली ए वाला मतलब होता है ये वाला पार्ट, ओनली ए हो गया सिर्फ, ठीक है। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको कैसे निकालेंगे, ए में से इंटरसेक्शन बी माइनस करेंगे, तो हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। ठीक है, देखो उसके बाद सेम आपका अगर ओनली बी की बात करोगे, ओनली बी, तो उसमें भी क्या आएगा, इसका वेन डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, तो ओनली बी वाला पार्ट होगा सिर्फ ये। और अगर ये मेरा ए इंटरसेक्शन बी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली बी इज इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डैश इंटरसेक्शन बी, या फिर क्या लिख सकते हैं बी माइनस का ए। ये इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर एक आता है हमारा एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। ए और बी में से एग्जैक्टली 1 होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 का मतलब क्या हो सकता है भाई बताओ। एग्जैक्टली 1 का मतलब हो सकता है आपका कि या फिर ए हो, है ना, और या फिर आपका बी हो, या फिर आपके पास बी पार्ट हो। तो इसको आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या लिखोगे, ओनली ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ओनली बी। अब आप इसे इस तरीके से निकाल के फाइंड कर सकते हो, या फिर अगर आप इसे ध्यान से देखो कि ए यूनियन बी में से अगर मैं ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर दूं तो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी में से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन भी माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये फाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ए यूनियन बी में से इंटरसेक्शन को माइनस कर दोगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा आपने एक ये पढ़ा होगा कि इंडिपेंडेंट के लिए, इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि आपका ए इंटरसेक्शन बी, इंडिपेंडेंट पढ़ा है ना 11th क्लास में, 11th क्लास में नहीं पढ़ा इंडिपेंडेंट, तो अच्छा ये तो 12th का टॉपिक है। एक हमारे पास आता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, पहले वो देख लेते हैं फिर। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में क्या होता है, जो हमारा ए इंटरसेक्शन बी होता है ना, वो होता है फाई, मतलब कॉमन कुछ नहीं आ रहा होता उसके अंदर। तो उसका वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये आपके पास ए हो गया, ये हमारे पास बी हो गया, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है हमारा 0 होता है, ठीक है, ये हमारा 0 होता है। उसके अलावा जो मैं अभी इंडिपेंडेंट बोल रहा था ना, वो आपकी 13.2 एक्सरसाइजेस की, उसके 12th की, ठीक है। तो इतना वाला आपको बेसिक आना चाहिए। उसके बाद अब आता है आपका प्रोबेबिलिटी, मतलब 12th का प्रोबेबिलिटी। देखो 12th की प्रोबेबिलिटी में एक हमारे पास 13.1 है, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, उसके बाद फिर मिसलिनियस। देखो 13.1 में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी आपकी सारी आसान है वैसे 11 से।
क्योंकि उसके अंदर आपको काफ़ी जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन अच्छे लेवल तक आ जाते थे, वो नहीं सॉल्व हो पाते थे, जबकि 12th में ऐसा नहीं आता। इसमें आपको पढ़ना है इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में एंड मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये पढ़ना है। मतलब ये बहुत आसान है। इसके लिए आपको पिछला बेसिक चाहिए। 13.2 के लिए आपको पॉइंट 11 का सेट थ्योरी ये सब की जरूरत पड़ती है, मतलब 11th क्लास के प्रोबेबिलिटी की। ये हमारा आएगा बेस थ्योरम, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आसान भी बहुत आएगा, एक जैसा पैटर्न रहता है। इसके अंदर हमें पढ़ना होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो शायद इस बार सिलेबस से हटाने की बात हुई है, ठीक है। 13.5 में हम पढ़ते हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पिछले साल ही सिलेबस से हटा दिया था। फिर यहाँ पे आपको मिक्स अप के क्वेश्चन पढ़ने हैं, मगर ये सारे टॉपिक बहुत अच्छे वाले होंगे, अगर कोशिश करेंगे तो ये भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है। पेपर में जो आएगा उसको अपना बाद में तैयार करते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि सिंपल टॉपिक है वाले। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको क्या पढ़ना होता है, देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को अगर हम अच्छे से हिंदी में समझें तो क्या इसका मतलब होता है, ए गिवन बी इसका सिंबल होता है। इसका मतलब होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन कंडीशन ऑफ बी। मतलब अगर सपोज करो कहीं पे दो इवेंट हैं और आपको एक के बारे में पता है और दूसरे की प्रोबेबिलिटी वो पूछता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए बाई बी। ए बाई बी का मतलब क्या हो जाएगा कि ए की प्रोबेबिलिटी आपको, प्रोबेबिलिटी सिर्फ एक ही निकालनी है, बी की कंडीशन हमें पता होगी। आ रही बात समझ में? जैसे कि सपोज करो एक बॉक्स है, उसके अंदर रेड बॉल भी है और ब्लैक भी है, ब्लू भी है, ठीक है ना। आपने एक बॉल निकाली या दो बॉल निकाली और उसके अंदर आप ये पूछते हो कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई एक बॉल दोनों बॉल ब्लैक होंगी। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों की दोनों बॉल ब्लैक होंगी, और गिवन क्या है कि भाई कम से कम एक बॉल तो ब्लैक है उसके अंदर से, ये बात आपको पता है। तो एक चीज़ पता है और दूसरे की आप प्रोबेबिलिटी निकालते हो, तो इसलिए क्वेश्चन आराम से पहचान आ जाएगा, पहचान सकते हो आप क्वेश्चन को कि भाई कौन सा क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। उसमें क्या होगा, एक इवेंट आपको गिवन होगा, दूसरे की प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी का फॉर्मूला जो होता है प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। अब देखो कभी भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें ए और बी हमें खुद से सेलेक्ट करना पड़ता है कि भाई ए की सेलेक्ट करें और बी की सेलेक्ट करें। ए हम हमेशा उसे मानेंगे, या फिर ई बाई एफ लिख देते हैं। ए हम उसे मानेंगे जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, और बी हम हमेशा उसे मानेंगे जो हमारा गिवन होगा। तो हमारा मैक्सिमम जब भी क्वेश्चन में ना ये वाला हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। वैसे प्रोबेबिलिटी बी बाई ए के लिए भी फॉर्मूला बना रखा है इन्होंने कि बी बाई ए ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए, वो प्रोबेबिलिटी ए हो जाएगा, ठीक है। मगर ये ध्यान रखना कि जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन होगा हमें खुद से ए और बी लेट करना है ना, तो मैं हमेशा ए उसे मानूंगा जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो ए बाई बी बार बार फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो अब बुक के अंदर आप लोग देखो, जैसे एग्जाम्पल ही कुछ देखते हैं। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 देखो क्या दे रखा है, छोटा सा एग्जाम्पल नंबर 1 में दे रखा है हमें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 7/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 9/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 4/13, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। आपको ए बाई बी पूछा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्या मतलब हो गया 4/13 अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी मतलब 9/13, यह आ गया 4/9, ठीक है। आसान है। सेकंड नंबर एग्जांपल देखते हैं, छोटे क्वेश्चन इसके क्योंकि आप लोग कर लेंगे। सेकंड में बोला है ए फैमिली हैज 2 चिल्ड्रंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब देखो पहले पूछा है किसकी प्रोबेबिलिटी, उसका गिवन दे रखा है। सबसे पहले अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं तो उनकी क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, दोनों देखो गर्ल्स हो सकती हैं, या फिर पहला बॉयज गर्ल, फिर गर्ल बॉय और फिर, ठीक है। इसमें छोटे बड़े का भी हिसाब होता है, जैसे कि ये बड़ा है ये छोटा है, ठीक है। जो पहले लिखा है वो आपके लिए बड़ा हो गया, ठीक है ना। अब देखो इसने क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रंस आर बॉय। तो ए हमारे पास क्या हो गया इवेंट कि बोथ आर बॉयज, तो इसका इवेंट क्या आएगा बी कोमा बी, इसका बी भी हो गया, ठीक है। और बी हमारे पास क्या हो गया, गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज अ बॉय, एटलीस्ट
देम इज बॉय, कम से कम एक वहाँ पे क्या है, बॉय है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कम से कम एक का मतलब समझते हो, कम से कम एक का मतलब होता है एक या उससे ज्यादा। आप एक वाला भी लोगे, दो वाला भी लोगे, और दो से ज्यादा इसमें थे ही नहीं तो इसलिए दो तक लोगे, ठीक है। अगर वो बोलता एटमोस्ट टू, एटमोस्ट टू का मतलब होता है, एटमोस्ट टू का मतलब क्या होता है आपका, दो से ज्यादा नहीं हो सकता, दो या दो से कम। तो उसके अंदर जीरो वाले भी लेते हैं, वन वाले भी लेते हैं, टू वाले भी लेते हैं। ध्यान रखना जीरो वाले भी, एटमोस्ट वाले में जीरो वाला केस भी हम लोग लेते हैं, हेड टेल वाले क्वेश्चन में बहुत आता है। तो वन बॉय का मतलब क्या हो गया आपका, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, और टू बॉयज का मतलब क्या हो गया, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अगर की मैं बात करूं तो 1 2 3, 3/4, और ए इंटरसेक्शन बी की हम बात करें, इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या आ रहा है, बॉय बॉय। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया, 1/4। और प्रोबेबिलिटी ए बाई बी जब आप फाइंड करोगे तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू 1/4 डिवाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू 1/3। ये इसका आंसर आ गया हमारा, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या आएगा। एग्जाम्पल 3 में इसने बोला है 10 कार्ड नंबर 1 to 10 आर प्लेस इन ए बॉक्स, मिक्स अप truly एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन randomly. If it is known that the number on the drawn card is more than 3, ये बात उसे पता है कि जो नंबर उस पर लिखा गया है क्या है, वो 3 से ज्यादा है। Then what is the probability the number is an even number? तो देखो A हमारे पास क्या हो जाएगा कि नंबर क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, है ना, क्योंकि जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोग उसे A लेट कर रहे हैं। तो क्या आएगा 2 4 6 8 10, 1 to 10 तक इवन ही हो गए। B में क्या आएगा आपके पास कि ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, नंबर आपके पास मोर देन 3 है, तो क्या हो जाएगा 4 5 6 7 8 9 10। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया आपके पास, ये कितना हो गया 7/10, और ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे वो क्या हो जाएगा 4 6 8 10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया आपका 4/10। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई बी जब हम फाइंड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी, ए इंटरसेक्शन बी 4/10 अपॉन में 7/10 इज इक्वल टू 4/7। देखो आसान है बहुत, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है इसमें। एक तो अच्छी बात है ना इसमें, देखो प्रोबेबिलिटी में ट्रिगो वगैरह यूज नहीं होता है, जिसका ट्रिगो अभी तक भी ढीला रह गया है तो वो इसे आराम से कर सकता है, ठीक है ना, इसे एक बार में कर देना एकदम। एग्जाम्पल 4 में क्या आएगा कि इन ए स्कूल देयर आर 1000 स्टूडेंट, आउट ऑफ विच आर 430 आर गर्ल्स। It is known that out of 430 10% girls study in class 12th। मतलब 1000 बच्चों में से 430 गर्ल्स हैं, जिस 430 गर्ल्स में से 10% मतलब 430 का 10% कितना हो गया 43 गर्ल्स किसमें 12th क्लास में है। देन व्हाट इज दैट प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज ए गर्ल। तो गिवन क्या है कि वो गर्ल स्टूडेंट है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि वो 12th का बच्चा हो, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 5 में 1000 स्टूडेंट है जिसके अंदर से 430 गर्ल्स है, जिसका 10% आपके पास मतलब 43 गर्ल्स वो 12th में, ठीक है ना, इतना इसने डेटा दे रखा है। अब हमें एक ही सिलेक्ट करना है, प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूज इन 12th क्लास। तो ए मेरे पास क्या हो गया कि वो जो स्टूडेंट है वो 12th क्लास का होना चाहिए, ठीक है भाई। और बी मेरे पास क्या आएगा कि वो गर्ल स्टूडेंट होना चाहिए ना, गिवन दैट चूजन स्टूडेंट इज गर्ल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा भाई, गर्ल कितनी है स्कूल में 430 अपॉन में, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया कि वो गर्ल भी हो और वो 12th में भी हो, तो ऐसी कितनी है 43, तो आएगा 43 तो फिर ए गिवन बी निकाल दो, वो क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 43 अपॉन में 430 इज इक्वल टू 1/10। ये इसका आंसर आ गया, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है वैसे इन सब में। अब देखो एग्जांपल नंबर 5, इसने बोला ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स, एक डाई को 3 बार उछाला जा रहा है, इवन ए एंड बी आर डिफाइंड। आपको ए दे रखा है 4 ऑन द थर्ड, देखो डाई को 3 बार उछाला जा रहा है। सबसे पहले आपका टोटल नंबर ऑफ इन सैंपल स्पेस कितने इवेंट आ रहे हैं 6 की पावर 3 मतलब कि
216, ठीक है, 216 केस टोटल बनेंगे। तो आप इसे बनाओगे नहीं पूरे को, सिर्फ अपने इमेजिनेशन के हिसाब से डायरेक्ट लिखोगे। फर्स्ट में इसने बोला 4 ऑन द थर्ड थ्रो, 4 आपके पास थर्ड रो पे आएगा, ठीक है ना। ए आपके पास है 4 ऑन थर्ड। अब देखो ऐसा कब पॉसिबल होगा भाई, आपका लास्ट वाला 4 फिक्स हो गया, मतलब पहले वाले दो तो मूव कर सकते हैं ना, जैसे 1,2 4 ऐसे करके 1,6 4 और ये आपका 6,1 4 और लास्ट में 6,6 और 4, क्योंकि थर्ड वाला आपका फिक्स हो गया, मगर पहले वाले दो तो मूव कर सकते हैं। तो 1 से लेकर के कहाँ तक मूव करेंगे, 6 तक। तो इसके कितने केस हो गए, 36, इसके 36 केस बन गए, ठीक है, क्योंकि आपका लास्ट वाला फिक्स है ना। बाकी पहले वाले दो तो दो वाला ही केस बनाएंगे, मतलब 1 से लेकर के 6 तक मूव कर सकते हैं, बाकी थर्ड पे आपका 4 फिक्स है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें बी क्या आएगा कि 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन द सेकेंड। बी में आपके पास आएगा 6 ऑन द फर्स्ट एंड 5 ऑन सेकेंड, 5 आपके पास सेकेंड पे। तो इसका मतलब क्या बन गया, 6,5,1 आ सकता है, 6,5,2 6,5,3, बस थर्ड वाला मूव करेगा, 6,5,4 6,5,5 6,5,6, इसके ये 6 ही बनेंगे केस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कितना, 6/216, ठीक है ना, क्योंकि सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट थे, 216 थे। अब दोनों में कॉमन देखो, दोनों में इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, इसमें सिर्फ वही आ रहा है जिसके एंड में 4 हो, ऐसा यहाँ पे कौन सा है, ये रहा। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी बी कितना हो गया, पहले इंटरसेक्शन लिख देते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, वो कितना होगा 6,5,4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 1/216। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू 1/216 अपॉन में 6/216 इज इक्वल टू 1/6। क्लियर है। देखो एग्जाम्पल नंबर 6 पे देख लेते हैं ना। 6 में क्या दे रखा है कि डाई इज थ्रोन ट्वाइस एंड द सम ऑफ द नंबर अपीयरिंग ऑब्जर्व टू बी 6। एक डाई को 2 बार उछाला गया और ऑब्जर्व किया गया कि जो उसका सम आ रहा है नंबर ऑफ 10 का, वो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपीयर एटलीस्ट वंस, कि आपका 4 कम से कम एक बार आना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक से लेट करेंगे इसके अंदर कि 4 एटलीस्ट 4 आपका एक ना एक बार आना चाहिए। तो उसमें क्या क्या हो जाएगा, 4,1 4,2 4,3, कम से कम होता है 2 बार भी आ सकता है, 4,5 4,6। उसके अलावा 1,4 2,4 3,4 5,4 और 6,4 4,4 आ चुका है, उसे दोबारा नहीं लिखना, ठीक है ना। ये आपके पास ए हो गया। बी क्या दे रखा है इसने, मतलब जो गिवन था कि सम इज 6, सम आपके पास कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 किस किस का होता है, 1 का 5 के साथ और 5 1, उस 2 का 4 के साथ और 4 2 और 3 का 3 के साथ, है ना, बस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया हमारा 5/36। और ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 वाला, बस 2,4 और 4,2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आया हमारा 2/36। प्रोबेबिलिटी ए बाई बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी, 2/36 अपॉन में कितना आएगा आपका 5/36, है ना, 2/5 हो गया, ठीक है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, बहुत अच्छा आएगा, इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के अंदर से। इसने बोला है कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर वो पहले कॉइन टॉस करता है। इफ द कॉइन सो हेड टॉस इट अगेन, मतलब जैसे ही उसका दोबारा हेड आता है तो दोबारा कॉइन ही टॉस करता है। एंड इफ सो टेल देन थ्रो ए डाई, अगर टेल आता है तो डाई उछालता है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट द डाई शो ए नंबर ग्रेटर देन 4 गिवन दैट एटलीस्ट वन
टेल। तो पहले हम लोग इसके ऊपर की कहानी के हिसाब से डायग्राम बनाते हैं। इसने क्या बोला सबसे पहले कि एग्जाम्पल 7 में कि आप पहले कॉइन उछालते हो तो या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। इसने बोला है कि अगर हेड आता है तो आप दोबारा उसे टॉस करते हो, मतलब यहाँ पे दोबारा क्या आएगा, कॉइन ही आएगा। तो हेड के साथ हेड और इसी हेड के साथ टेल, ये इसी हेड के साथ हेड और एक बार इसी हेड के साथ टेल। और अगर आपका टेल आता है तो क्या करता है, डाई उछालता है। तो क्या होगा, टेल के साथ 1, टेल के साथ 2, टेल 3 और टेल के साथ 4 और टेल के साथ 6। ठीक है, अब देखो अगर आप एक कॉइन उछाल रहे हैं, सबसे पहले प्रोबेबिलिटी होती है 1, उस हेड की हो गई 1/2, टेल की हो गई 1/2। उसने आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, इसीलिए आप इसको फिर से 2 पार्ट में डिवाइड करोगे, आएगा 1/4 1/4। ठीक है, फिर इसको 6 पार्ट में डिवाइड करोगे, आएगा 1/12। हर किसी की आ जाएगी 1/12 इसमें से, इन सब की प्रोबेबिलिटी आ गई है। तो हमने इनकी, इसको हम लोग ट्री डायग्राम भी बोलते हैं। तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी बना दी। अब देखो इसने क्या रखा था, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4। तो ए क्या हो गया, ग्रेटर देन नंबर 4 शो करने वाला। ग्रेटर देन नंबर 4 वाले कौन कौन से हैं, 5 और 6। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, T5, T6। ठीक है, बी क्या आएगा कि देयर इज एटलीस्ट 1 टेल। एटलीस्ट 1 टेल का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 टेल, है ना। ये हो गया इसका मतलब कम से कम एक टेल वाला, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के सब, इसमें एक टेल तो आ ही रहा है। तो यहाँ पे आएगा हेड टेल, उसके बाद फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी बी लिखते हैं पहले। बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इन सब की प्रोबेबिलिटी, हेड टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी 1/4 और T1 से लेकर के T6 तक की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12। तो इसको 6 × 1/12 लिख दूँ, क्योंकि 1/12 मेरे को 6 बार लिखना था। तो ये कितना आ गया हमारे पास 9/12 लिख दूँ इसको। वैसे इसको और सॉल्व कर सकते थे, मगर इसमें ना जो डिनोमिनेटर होता है वो मैक्सिमम वैल्यू ही रखे रहने दो, क्योंकि फिर आप डिवाइड करोगे ना तब भी आपको दिक्कत होगी, इसमें दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप इंटरसेक्शन निकालते हैं इसका, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा हमारा, ये दोनों ही आ जाएगा ना, T5 T6 दोनों में आ रहा है। तो यहाँ पे आएगा T5 और T6। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, देखो इसकी कितनी है 1/12 1/12, तो कितना आ गया 2/12। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, वो हमारे पास आएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी। ये कितना हो गया 2/12 अपॉन में 9/12 इज इक्वल टू 2/9। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेम इसी का जैसा एक क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज में आएगा, पहले वही देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट वाला मतलब 50 नंबर क्वेश्चन है। 15 में इसने ये बोला है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। पहले डाई उछालता है, इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप थ्रो द डाई अगेन। अगर 3 का मल्टीपल आता है तो डाई को दोबारा उछाल रहा है। एंड इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, तो फिर कॉइन टॉस करता है। देखो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं। 15 नंबर रहेगा, सबसे पहले उसने डाई उछाला तो क्या आ गया 1 2 3 4 5 और 6, 2 3 4 5 6। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 3 आना मतलब 3 और 6 आना। अगर ये आता है तो क्या करता है, दोबारा डाई को ही उछालता है ना। तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और बाकी सब नंबर आने पे वो क्या करता है, कॉइन उछालता है। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 हेड और 1 टेल, यहाँ से 4 हेड 4 टेल 5 हेड 5 टेल। ठीक है, अब इनकी प्रोबेबिलिटी की यहाँ भी देखो 3 के बाद डाई आया था ना, तो 3 1 और 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। हाँ कोई बात नहीं, कर लेंगे अभी। 6 1 6 2 6 3 6 5 और 6 और 6 हो गया। ठीक है, आ रही बात समझ में। देखो ठीक है, इतना आ गया। अभी देखो इसकी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करते हैं। प्रोबेबिलिटी आपके पास सबसे पहले कितनी हो जाएगी 1/6,
1/6 हो जाएगी इन सबकी प्रोबेबिलिटी। 1/6 को 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो आएगी 1/12, 1/12 इन सबकी, इसकी भी 1/12, 1/12, ठीक है। अब 1/6 को 6 पार्ट में डिवाइड करोगे तो 1/36, इन सब की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/36, ठीक है। अब देखो इसको आगे पढ़ते हैं। आगे इसने क्या दे रखा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो ए टेल, और गिवन क्या आएगा कि एटलीस्ट 1 डाइस शो ए 3। इसने क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालने की, कॉइन शो ए टेल। तो ए हमारे पास क्या हो गया कि कॉइन हमारा टेल शो करता है। टेल वाले कौन कौन से हो गए भाई आपके, टेल वाला देखो कहाँ से आ गया आपके पास 1t, उसके बाद फिर 2t, फिर 4t और 5t, है ना। और बी में इसने क्या दे रखा है, बी में इसने दे रखा है कि गिवन क्या आएगा कि एटलीस्ट 1 डाइस शो ए 3, कम से कम एक 3 शो करे। तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, एक तो पूरा आ गया 3 1 से लेकर के 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, और उसके अलावा एक आपका है 6,3। तो आपको ये देख के पता लग रहा है इन दोनों में कुछ कॉमन तो आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी आपके पास में कितना हो गया, 5 हो गया। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 0। तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, हमें प्रोबेबिलिटी बी निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा 0 में प्रोबेबिलिटी बी। इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 0 आ गया डायरेक्टली। आपको प्रोबेबिलिटी बी भी फाइंड करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है।